नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान के मूल ढांचे पर चर्चा करेंगे और ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि भारत के संविधान में मूल ढांचे की कोई भी अवधारणा अंतर्निहित नहीं है। और अगर हम संविधान के व्याख्या का इतिहास देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर व्याख्याएं की जाती रही है और पहली बार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय केशवानंद भारती मुकदमे में जो निर्णय दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार मूल ढांचे, भारतीय संविधान के मूल ढांचे, बेसिक थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया पहली बार। हालांकि इस कॉन्सेप्ट का उल्लेख उसके पहले के एक मुकदमे में, गोलकनाथ मुकदमे में किया गया था न्यायालय में, लेकिन वास्तव में अपने न्यायिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहली बार 1973 में इस सिद्धांत को, मूल ढांचे के सिद्धांत को मान्यता दी। अब इस सिद्धांत का जो इतिहास है या कैसे ये सिद्धांत, इसकी आवश्यकता पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस सिद्धांत को स्वीकार किया, अंगीकार किया, अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करें तो ये पता चलता है कि भारत के संविधान में एक मूलभूत समस्या थी और वो ये समस्या थी कि हमेशा हमारी सरकारों ने लोक कल्याण की या समाजवादी नीतियों को लागू करने की चेष्टा की शुरू से ही, जिसका जमींदारी एबॉलिशन एक्ट से शुरुआत हुई और उसके बाद बहुत सारे मौकों पे न्यायालय ने उसमें अवरोध खड़ा किए। और अवरोध इसलिए खड़ा किए क्योंकि उस जमाने में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संपत्ति का एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। अनुच्छेद 31 में, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, कि भारतीय नागरिकों को संपत्ति के मौलिक अधिकार दिए गए थे। और जब भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसा उसको महसूस होता था कि नागरिकों के मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार पर कोई अतिक्रमण हो रहा है, तो वो मौलिक अधिकारों को प्रधानता देते हुए सरकार के उन तमाम लोक कल्याणकारी या जो समाजवादी कदम होते थे, नीतियाँ होती थी या कानून होते थे, उसको एक प्रकार से निरस्त कर देता था। संसद ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 1951 में ही नवे अनुसूची की परिकल्पना की हमारे संविधान में और एक नवी अनुसूची को जोड़ा और उसमें ये व्यवस्था की गई कि वो तमाम भूमि सुधार कानून जो कि कहीं न कहीं संपत्ति के मौलिक अधिकारों से टकराते हैं, ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया से बचाने के लिए उसको नवी अनुसूची में डाल दिया गया। और नवी अनुसूची में जो कानून डाल दिया जाता था, उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्निरीक्षण पे नहीं कर सकता था। एक तो मसला ये था। इसी के साथ साथ एक और दूसरा भी हमारे संविधान में शुरू से ही विवाद रहा है कि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों के बीच में हमेशा वर्चस्व की जंग चलती रही है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें से किसी को भी प्रधानता नहीं दी, किसी को भी ज़्यादा शक्ति या कम शक्ति नहीं दी और एक शक्ति संतुलन हमारे संविधान में स्थापित किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करनी होती है और वो व्याख्या करके समय समय पर ये देखता है कि संसद ने जो कानून बनाए हैं वास्तव में वो उन कानूनों को बनाने के लिए अधिकृत है कि नहीं, और इसलिए उसको कानूनों पर तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण करना ही पड़ता था। और जब वो कानूनों पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण करता था सर्वोच्च न्यायालय और बहुत से कानूनों को पाता था कि वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं, तो उसको निरस्त करना पड़ता था। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने एक और प्रोविजन रखा था कि अगर संसद का कोई कानून निरस्त हो जाए, और इसलिए हो जाए कि वो संविधान के किसी प्रावधान से टकराता है, तो संसद उस संविधान में संशोधन करके, आर्टिकल 368 के तहत संसद को संशोधन करने का अधिकार है संविधान में, तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद
संशोधन करके संविधान में उस संविधान के प्रावधान को ही ठीक कर देगी, जिससे कि वो कानून और संविधान के प्रावधान में जो टकराव था वो समाप्त हो जाता था और इस प्रकार से फिर व्यवस्थापिका का वर्चस्व स्थापित हो जाता था। तो इस प्रकार से एक न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में एक बराबर संतुलन की परिकल्पना करके हमारे संविधान बनाने वाले चले थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अवरोध आ गया 1967 में, सबसे पहली बार 1967 में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में ये निर्णय दिया कि हमारी संसद को जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, वो संशोधन करने का अधिकार भी कानून बनाने के अधिकार से कुछ भिन्न नहीं है और इसलिए जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण कानून पर लागू होता है वही न्यायिक पुनर्निरीक्षण संविधान के संशोधनों पर भी लागू होगा। और उसने ये भी कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि संसद को तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन करे, लेकिन नागरिकों के मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन कर ही नहीं सकती। ये 1967 की बात है। ये अपने आप में एक विचित्र जजमेंट था जो कि न्यायपालिका ने दिया। इसकी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हुई, संसद ने डिफरेंट ढंग से इसको देखा, लोगों ने डिफरेंट ढंग से देखा, न्यायविदों ने डिफरेंट ढंग से देखा और ये माना कि इस निर्णय में थोड़ा जटिलता थी, थोड़ी दुरूहता थी, थोड़ी सी जिसको कहते हैं रिजिडिटी, वो इस निर्णय में थी। उसके बाद 1971 का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी को 2/3 बहुमत संसद में प्राप्त हुआ और कांग्रेस ने आके संविधान का 24वां संशोधन किया और 24वें संशोधन को करने के बाद, 24th अमेंडमेंट को करने के बाद कांग्रेस ने ये व्यवस्था बनाई कि संसद को पुनः वो शक्तियां लौट आई कि अर्थात संसद चाहे तो वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इस संशोधन को केशवानंद भारती मुकदमे में चुनौती दी गई और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की बेंच स्थापित हुई और उस बेंच में बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो कांटे की टक्कर रही और कांटे की टक्कर ये रही कि 7 और 6 के बहुमत से निर्णय हुआ और निर्णय तो ठीक हुआ और निर्णय ये हुआ कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। ये तो गोलकनाथ जो केस था उसको तो रिवर्स कर दिया केशवानंद भारती केस ने, लेकिन उसी के साथ ही साथ एक बड़ा मजेदार उसमें ये राइडर जोड़ दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अर्थात संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन संसद को किसी को भी ये पता नहीं था कि मूल ढांचा होता क्या है। यहाँ तक कि न्यायाधीशों में भी कोई सामान्य लिस्ट जारी नहीं की कि क्या चीज मूल ढांचा होता है संविधान का। प्रत्येक न्यायाधीश ने अपने अपने ढंग से दो चार लक्षणों को संविधान के मूल ढांचे के रूप में प्रतिपादित कर दिया कि साहब ये संविधान का मूल ढांचा है। लेकिन न्यायपालिका में कोई कॉमन कोऑर्डिनेटेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड नहीं बना कि मूल ढांचा आखिर कहते किसे है। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ गया कि अब संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उस पर तो न्यायपालिका न्यायिक पुनर्निरीक्षण करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ संसद अगर संविधान का संशोधन भी करती है तो संविधान के संशोधन पर भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था इस निर्णय के द्वारा हो गई और इस प्रकार से इस मूल ढांचे की जो अवधारणा थी उसने एक प्रकार से हमारे न्यायपालिका को एक ऐसा विचित्र हथियार दे दिया जो कि शायद दुनिया में किसी भी न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। अर्थात उसने न केवल कानूनों पे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार दे दिया बल्कि संविधान के संशोधनों पर भी संसद के द्वारा किए जाने वाले संविधान के संशोधनों पर भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था कर दी और इस प्रकार से
भारतीय न्यायपालिका ने स्वयं को एक न्यायिक वीटो सा दे दिया कि आज की तारीख में अगर संसद कोई भी कानून बनाती है या संसद कोई भी संविधान में संशोधन करती है तो न्यायपालिका उसको इस आधार पर निरस्त कर सकती है, दोनों को, कानूनों को भी और संशोधनों को भी निरस्त कर सकती है कि वो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। तो ये एक चीज तो अपने आप में ये न्यायपालिका को ज्यादा सशक्त बना देती है और एक प्रकार से सबके ऊपर कर देती है, संसद के भी ऊपर कर देती है कि भाई न्यायपालिका जब चाहे संसद के किसी भी काम को कह दे कि साहब ये मूल ढांचे की भावना के विपरीत है। और क्योंकि और दूसरा जो सबसे अहम बात है इसमें कि मूल ढांचा डिफाइंड ही नहीं कि मूल ढांचा है क्या। और संसद ने जैसे मिनर्वा मिल केस हुआ या एक और 2-3 केस हुए, उन तमाम न्यायिक निर्णयों में आगे चल के अगर हम देखें तो न्यायपालिका मूल ढांचे की अवधारणा को धीरे धीरे बढ़ाती चली जा रही है। जैसे कि मिनर्वा मिल केस में उसने आगे चल के जजमेंट दिया कि संसद के द्वारा जो संविधान का संशोधन करने की सीमित शक्ति है ये स्वयं अपने आप में एक मूल ढांचा है। उसी प्रकार से तमाम निर्णयों में धीरे धीरे सुरसा के मुंह की तरह से वो कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जा रहा है कि मूल ढांचा क्या है, और अंतिम रूप से किसी को ये नहीं पता है कि मूल ढांचा क्या क्या है। और इसलिए संसद आज की तारीख में एक विचित्र स्थिति में आ गई है कि अब वो कोई भी कानून बनाते समय या किसी भी संविधान का संशोधन करते समय ये आश्वस्त नहीं हो सकती कि वो मूल ढांचे की अवधारणा के प्रतिकूल है या नहीं है। वो करने के बाद उसको न्यायालय में चुनौती अगर दी जाती है तो न्यायालय हर कानून पे और हर संविधान के संशोधन पे ये निर्णय ले सकता है, ये न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकता है और ये कह सकता है कि ये निर्णय या ये कानून और या ये संविधान का संशोधन या इसका अमुक प्रावधान ये संविधान के मूल ढांचे की भावना के प्रतिकूल है, लिहाजा इसको निरस्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो भारतीय संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा आ गई है 1973 से, भले ही 7 और 6 के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जजमेंट से आई थी, लेकिन अब वो आप तो जानते ही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो जाता है उस प्रकार से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो आज की तारीख में आज की वर्तमान स्थिति यही है कि आज मूल ढांचे की अवधारणा हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न सिद्धांत है, उसको हम सभी को मानना है। जब तक कि आगे चल के उसको निरस्त न कर दे, स्वयं सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच उसको निरस्त न कर दे, तब तक वो मान्य है। और इससे ऐसा लगता है कि जो संविधान बनाने वालों की भावना थी वो कहीं न कहीं प्रभावित हुई है, और वो संतुलन जो हमारे संविधान बनाने वालों ने हमारे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में बनाने की कोशिश की थी, उस संतुलन में एक प्रकार से विचलन आया है और आज एक प्रकार से न्यायपालिका का वर्चस्व स्थापित हो गया है, क्योंकि अब न्यायपालिका को एक जुडिशियल वीटो सा मिल गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आप जरूर इस पर अध्ययन करें और गहराई से अध्ययन करें। मैंने केवल एक दिशा दी है, आपको पॉइंटर दिया है, आपको और अध्ययन करना चाहिए, इस पर अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक जजमेंट है। और इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे उसको बताने में बड़ी खुशी होगी।